हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्ष ठाकुर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ये बहुत सारी कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं, फंगी बैक्टीरिया में। ये सभी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, और भी अलग अलग जगहों पे। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ। एक और होता है पांचवा, वायरस। वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है वो लिविंग है, कुछ का कहना है वो नॉन लिविंग है। वायरस को लिव करने के लिए, वायरस को जिंदा रहने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है जो उसको जिंदा रख सकता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो दोनों होते हैं हमारे लिए यूज़फुल और हार्मफुल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यूज़फुल के बारे में। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो हमें कर्ड, दवाइयाँ, ब्रेड, केक ये सब बनाने में मदद करते हैं। ये हमारे वेस्ट को क्लीन करते हैं, जो हमारे सड़े हुए फल होते हैं वो खा लेते हैं ये लोग। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो चाहे ह्यूमन की हो या एनिमल की, दोनों की डेड बॉडी को खा लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें इन्वायरमेंट क्लीनर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मदद करते हैं कर्ड बनाने में। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये हमें मदद करता है कर्ड बनाने में इजीली तरीके। हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण ब्रेड, पेस्ट्री वगैरह फूलती है। ये बेकिंग इंडस्ट्री में मेनली मदद करता है हमें। ईस्ट जो होता है वो रिप्रोड्यूस रैपिडली हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के समय में। कमर्शियली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है वो दवाई, वाइन, अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है। इसमें एक अल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस भी है जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन। इसे लुइस पास्चर ने 1857 में ढूंढा था। इस प्रोसेस में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फर्मेंटेशन। दोबारा बता देता हूँ, लुइस पास्चर ने इसे ढूंढा था। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक की टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन देता है जैसे कि पेंसिलिन के देता है। तो ये जो है वो बनता किससे है, इसे कहते क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। इसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो किल और स्टॉप करता है जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को। ये जो फंगी बैक्टीरिया से बनता है, इसका एग्जांपल है एंथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और भी बहुत सारे। बायोटिक्स जो होता है वो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में जा कर के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल करता है। इसे पहले एनिमल्स पे चेक किया जाता है, फिर ही इंसान पे डाला जाता है। अब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को बनाया कैसे था। 1929 में इन्होंने देखा था प्लेट में ग्रीन मूड आ गया था, जी ग्रोथ रुक गई थी। बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकने के कारण पेंसिलिन का इन्वेंट हुआ था। तो वो समझ गए कि बैक्टीरियाज मर जा रहे हैं ग्रीन मोल्ड के कारण, तो उन्होंने उसी से पेंसिलिन को प्रिपेयर किया था। अब हम बात करेंगे एडवर्ड जेनर के बारे में। एडवर्ड जेनर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ढूंढी थी। उन्होंने अपने बचपन में ढूंढी थी। उन्होंने हमें बताया था कि जो वैक्सीन होता है हमें हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लेना चाहिए। में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये भी बताया था कि जितना डोज डॉक्टर ने दिया उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ना ही उससे कम लेना चाहिए, ना ही छोड़ना। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। एडवर्ड जेनर ने इसके साथ ही कहा था कि ये फ्लू और कोल्ड पे असर नहीं करती है। साथ ही में एडवर्ड जेनर ने कहा था जितना डॉक्टर ने कोर्स दिया हो उतना दवाई तो आपको लेना ही चाहिए, नहीं तो बाद में आपको ये असर नहीं करेगी। कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गा जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर, इसीलिए उन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। ये इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो भी प्लांट और एनिमल्स जो मर जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में, इसीलिए इन्हें क्लीनर भी कहा जाता है इन्वायरमेंट। इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लीनर कहा जाता है। मैं आपको कुछ डिसीज़ के बारे में बताऊंगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। ऊपर वाली टेबल है इशू कर रही है ह्यूमन के डिसीज़ को, और जो नीचे वाली टेबल है वो प्लांट के डिसीज़ को शेयर कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिसीज़ होता कैसे है। वो प्लांट्स के अंदर ये लोग जो हमारा फसल है इन सबको ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि प्लांट डिसीज के कुछ नाम है: सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रेन मॉसिक, भिंडी, ओकारा। ये सब
डिसीजेस के नाम है। तो प्लांट्स का डिसीज हमने देख लिया, तो अब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स में फीमेल एनोफ्लेस मॉस्किटो से फैलता है मलेरिया। फीमेल एनोफ्लेस मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है और एडिस मॉस्किटो से डेंगू फैलता है। अब हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग जो होता है वो खराब खाने से या फिर किसी खाने की एक्सपायरी डेट चली गई हो उससे होता है, तो इसीलिए फूड को प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन दो तरीके से होता है, केमिकल और नेचुरल। तो नेचुरल तरीके में सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपने अपना घरों में देखा होगा, अचार वगैरह में यूज़ किया जाता है ताकि प्रिजर्व किया जाए। अब दूसरा आता है ऑयल और विनेगर। ऑयल और विनेगर डालने से जो होता है वेजिटेबल वगैरह, इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। पिकल वगैरह भी इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं घर में। अब हम बात करेंगे हमारा अगला जो है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर वाले मेथड में हम जैम, जेलीज इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं। और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट तो आपको पता है, पेस्चराइजेशन, जिसमें गर्म करा जाता है फिर ठंडा किया जाता है जिससे माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन केमिकल मेथड वाला। केमिकल मेथड में हमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट और भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज़। तो हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सिएशन। नाइट्रोजन फिक्सिएशन हमने 6th में भी पढ़ाई था। इस का मतलब होता है कि जो प्लांट है उसके जो रूट के नोड्यूल में, लेग्यूमिनस प्लांट जो दाल वगैरह होती है, इनके रूट के नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको पता ही होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे को हेल्प करना। अब हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब है कि नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में ला, सॉइल से फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में जाना, इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये इसी के कारण हमें जो हमारी दाल है वो मिल पाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक बार दिखा देता हूँ नाइट्रोजन साइकिल होता है कैसे। देखिए इस पिक्चर में साफ साफ दिखा रखा है, जितना भी है वो एयर से जा रहा है, एयर से सॉइल में, सॉइल से ये दोबारा एयर में, ऐसे ये ट्रांसफ़र होता रहता है नाइट्रोजन का। मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये हर्ष ठाकुर द्वारा बना